Hello students, I am Isha madam and today we discuss about the organism and their environment. So this is our new topic. First we talk about the ecology. It is the branch of biology by which deals ये branch होती है biology की जो deal करती है and studies. Yes. It is the branch of biology which deals with the studies of interaction among organism. बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं पहले 10th क्लास में भी पढ़े हैं हमने और अब भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर भी। फिलहाल हम बायोटिक फैक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम वर्ड यूज करें बायोटिक एंड देयर फिजिकल जो फिजिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एबायो मीन्स की जो नॉन लिविंग है दे आर नोन एज द एबायोटिक और जो लिविंग है उनको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले जो इकोलॉजी है वो टर्म किसने दी थी? द टर्म वाज गिवन बाय द अर्नस्ट हैकेल। तो सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल जो थे उन्होंने टर्म दी थी इकोलॉजी। नाउ वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स। तो वो 4 लेवल हमारे कौन कौन से अब हम वो देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे जो 4 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 पॉपुलेशन, नंबर 3 कम्युनिटीज एंड नंबर 4 आता है आपका बायोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की। व्हाट आर ऑर्गेनिज्म? जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के एंड इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल लेवल के जो बेसिस पे कहा जाता है दैट आर नोन एज द ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन सेकंड जो हमारा लेवल है दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर हम स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया पे कह सकते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। उसको हम क्या से कंसीडर करेंगे? पॉपुलेशन मीन्स कि बहुत सारे की ऑर्गेनिज्म जब एक साथ एक जियोग्राफिकल एरिया पर रहते हैं दैट आर नोन एज द पॉपुलेशन। किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया पे वो सर्वाइव करते हैं, दे आर नोन एज द पॉपुलेशन। उसके बाद सेकेंड कम्युनिटीज, असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया। अब हम एक ऑर्गेनिज्म से कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? डिफरेंट स्पीशीज पे। तो जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको हम क्या कहते हैं? द डिफरेंट स्पीशीज assemblage of all population of different species present in an area that interact among themselves, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटीज। बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो एक साथ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है वो एक साथ रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटीज। उसके बाद आता है हमारा बायोम्स। इफ वी टॉक अबाउट द बायोम्स, इट इज द लार्ज यूनिट। बायोम लार्ज यूनिट होती है विच कंसिस्ट ऑफ अ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फौना। अब यहाँ पर वर्ड आया है फौना। व्हाट डू यू मीन बाय द फौना? फौना मीन्स होता है कि जो वहां पर बेसिकली जो plant species होती है that is known into the fauna in a particular climatic zone. For example, अगर हम tropical रेन फॉरेस्ट की बात करें या डेसिडस जोन की बात करें या सी कॉस्ट की बात करें, डेजर्ट की बात करें, एटसेट्रा आर द मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। तो बायोम्स बेसिकली क्या है? वो लार्ज यूनिट है विच कंसिस्ट ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप, जो बहुत सारे मेजर वेजिटेशन के टाइप रखते हैं। तो अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें, डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, तो सब ये हमारे आते हैं मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कुछ इकोलॉजी की टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो इससे ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द बायोलॉजी आर, सबसे पहले इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। व्हाट इज इकोसिस्टम? रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इन एन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द इकोसिस्टम। व्हाट इज हैबिटेट? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक प्लेस, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस या लोकेलिटी जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। उसके बाद आता है निक। जो निक होते हैं वो क्या होते हैं? द इकोलॉजिकल निक इज एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स the physical space occupied by it, the resources and utilize
Niche is the ecological niche of an organism represent the physical space. जहाँ पर वो organism रहता है, space जहाँ पर physically वो survive करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? niche. एक तरीके से हम इसको niche को इस तरह से भी define कर सकते हैं कि जो working place होता है किसी भी organism का, it is defined as a niche. अब आता है आपका biosphere, the surface of earth with all life forms. जो भी जो सरफेस है अर्थ की, वहां पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं. दैट इज यूनियन ऑफ ऑल इकोसिस्टम. इट इज अ हाईली ऑर्डर्ड इकोसिस्टम, ऑर्डर्ड सिस्टम. तो ये हाईली जो ऑर्डर्ड सिस्टम होता है एक, एंड द सरफेस ऑफ अर्थ विद ऑल लाइफ फॉर्म्स. जो अर्थ होते हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स, हमारे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो सब बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होते हैं. तो दैट इज अबाउट द बायोस्फीयर. तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें हमने यहाँ पर नोट डाउन करी हैं. सबसे पहले हमने इकोसिस्टम, फिर हैबिटेट, देन निक एंड बायोस्फीयर. तो इकोसिस्टम हमने पढ़ा. उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई ऑर्गेनिज्म लिव करता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं. निक एक तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ वर्किंग प्लेस. और अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो सब हमारे बायोस्फीयर पर काउंट होते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज द एनवायरनमेंट. और आप सबको पता है एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस. बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, बायोटिक जो लिविंग होते हैं और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ सर्वाइवल. तो जो भी किसी एरिया के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर या उसके रिप्रोडक्शन पर जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाता है उसका? एनवायरनमेंट. दैट इज कॉल्ड अबाउट द एनवायरनमेंट. ecology at organism level deals with how different organisms are adapted to their environment and is basically physiological ecology. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इकोलॉजी क्या होती है कि एट ऑर्गेनिज्म लेवल पर अगर हम कोई डील कर रहा है और उसके बाद वो वहां पर किस तरह से सरवाइव कर रहा है और वहां पर वो जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करता है, तो दैट इज नोन अबाउट द एनवायरनमेंट. तो ये उसकी इकोलॉजी होती है कि किस तरह से वो उस एनवायरनमेंट पे सरवाइव करता है. डिफरेंट बायोम्स अभी हम पढ़ के आए हैं. बायोम्स, तो बायोम हमने लार्ज यूनिट के लिए पढ़ा था. Different biomes are formed due to annual variation in the intensity and duration of temperature due to rotation of earth and tilt of its axis towards the sun. तो जो annual variations होते हैं वो किस वजह से आते हैं? सबको पता है कि जो टेम्परेचर और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो उसको इफेक्ट करती है. साथ ही साथ जो रोटेशन होती है अर्थ की और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से कितनी टिल्ट होती है, दैट इज अबाउट द एनवायरनमेंट. that is about the annual variation. Second आता है आपका annual variation in term of precipitation include both rain and snow. तो rain कहीं पर बारिश है तो वहां पर उस तरह की vegetation है, snow है तो उस तरह की vegetation है, तो ये भी उसको affect करती है. Next आता है आपका regional and local variation within each biome lead to the formation of a wide variety of habitat. Regional and local variation within each biome lead to the formation of wide variety of habitat. Next आता है आपका life on earth exists in favorable habitat as well as in extreme and harsh habitat like scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya's forest, deep ocean and deep ocean regions, high mountain tops, boiling thermal spring and stinging compost pits and even in human intestine. तो जो लाइफ है वो अर्थ पर सरवाइव करने के लिए अलग अलग तरह के कंडीशंस पे वो लाइफ जो है वो सरवाइव करती है. अगर हम बात करें कि टॉप ऑफ द हिल्स की, तो वहां पर अलग तरह के सर्वाइवल की जरूरत पड़ती है, अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है. इसी तरह से
हर एक हार्श कंडीशन में भी लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकती है। अगर हम ह्यूमन इंटेस्टाइन की भी बात करेंगे तो वहां पर भी लाइफ जो है वो सरवाइव करते हैं। तो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन में भी लाइफ जो है वो सरवाइव करती है, और वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है सर्वाइवल के लिए कुछ एडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप करता है। The biotic component of a habitat are तो अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग होते हैं, पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन की भी अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो पैरासाइट रहता है, और प्रीडेटर जो प्रीडेटर्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो बायोटिक कंपोनेंट हैं, एंड competitors of other organism with which they interact constantly are also affected. नेक्स्ट आता है आपका द की the key psychochemical biotic elements that leads to variation in habitat are कौन कौन से होते हैं वो? टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, लाइट होता है, सॉइल होता है। तो किसी भी जगह पर जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है वहां पर उसके सर्वाइवल के लिए जो एबायोटिक एलिमेंट्स है जो कि हैबिटेट्स के वेरिएशन के लिए हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, लाइट होता है और सॉइल होता है। तो अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। तो एबायोटिक फैक्टर्स दे आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट, और बायोटिक कौन से होते हैं? जो लिविंग पार्ट होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग की। अभी हम पढ़ा हमने कि जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें आता है आपका टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो एबायोटिक फैक्टर दीज आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कैन ऑफन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो टेम्परेचर बहुत मेजर इफेक्ट करता है। तो अब हम बात करें टेम्परेचर की, कैसे वो इफेक्ट करता है। इट इज द मेजर एबायोटिक फैक्टर विच इज मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट। सबसे पहले नंबर 1, देयर इज सीजनल वेरिएशन इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड। अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर जो है वो एक बहुत वास्ट चेंज टेम्परेचर में होता है। कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी है, और जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर क्या है, मौसम जो है वो वेरी करता है, ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जब ठंड होती है तो अलग तरह की क्रॉप ग्रो की जाती हैं, जब गर्मी होती है तो अलग तरह की क्रॉप ग्रो की जाती है। अगर हम बात करें स्नोई एरियाज की तो स्नोई एरियाज पे अलग तरह के जो वेजिटेशंस होते हैं वो होते हैं, और जो लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर अलग तरह के वेजिटेशन होते हैं। तो देयर इज अ सीजनल वेरिएशन इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड। सेकेंड आता है इसके अंदर इट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जो इक्वेटर है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, डाउन होने लगता है, ठंड जो है वो बढ़ने लगती है, और पोल्स पे जाके बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर एरिया, और कितना हो जाता है वो? लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड इन ट्रॉपिक डेजर्ट ड्यूरिंग समर। जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है समर्स में। कहाँ पर? जो हमारे जहाँ पर इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें हमारे जो रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो वहां पर जो है वो ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी वो ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर। इन थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां पर, और जो हमारी थर्मल स्प्रिंग यानी कि जो हम हमारी गर्म पानी की जो रिवर्स होती है वो या लेक होती है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्मल स्प्रिंग की। एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस जगह पर जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है। उसके बाद द टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ बॉडी एंजाइम। किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वहां पर एनर्जी जो है वो
टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसको टेम्परेचर डिक्रीज होने पे अलग तरह से वो रन करते हैं और इंक्रीज होने पे वो अलग तरह से, हर एक इक्वेशन के लिए, रिएक्शन के लिए अपनी अलग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। दिस इज द रीजन दैट मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेचर इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा। अगर हम मैंगो ट्री की बात करें तो हम वो कनाडा में या जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकते। स्नो लियोपार्ड आर नॉट फाउंड, वहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड होते हैं वो नहीं होते। इन केरला फॉरेस्ट एंड टूना फिश आर रेयरली caught beyond ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशन। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर रेंज ऑर्गेनिज्म कैन बी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा टेम्परेचर को में सरवाइव कर सकते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, ठंड में सरवाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जो है उनको अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरीथर्मल। तो यूरीथर्मल these can tolerate a wide range of temperature। ये क्या करता है, वाइड रेंज जो है टेम्परेचर की उसको मीन्स कि वो ज्यादा टॉलरेंस कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने पे। उसके बाद आता है आपके स्टेनोथर्मल। दीज ऑर्गेनिज्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो स्टेनोथर्मल होते हैं ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सरवाइव करता है। मीन्स अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस आएगा तो ये यहाँ पर सरवाइव नहीं करते। इनको क्या चाहिए, नैरो रेंज। और जो हमारे यूरीथर्मल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को एक्सीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के जो है वो दो तरह के हमने यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड करा, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। नाउ वी टॉक अबाउट द वाटर। वाटर, if we talk about the water, it is the next major, टेम्परेचर के बाद नंबर किसका आता है, वाटर का आता है। इट इज द नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, जिसके बिना जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन एनवायरमेंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। Major factors without cannot exist. The productivity and distribution of plants in an environment depend upon the water available। तो किसी कहीं किसी भी जगह पर जो वेजिटेशन है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। और जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए वाटर की जो पीएच है और जो उसकी कॉम्पोजिशन है डिपेंड कर उस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद हम बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी मीन्स सॉल्ट कंसंट्रेशन की, पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है उस पर भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। तो सैलिनिटी रेफर्स टू द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड इन द पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर। तो इसको हम मेजर करते हैं जो है वो पार्ट्स पर थाउजेंड की फॉर्म में। सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 5 इन लैंड वाटर। जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो लैंड वाटर पे लेस देन 5 होता है। 30 to 35 in sea and more than 100 in some hypersaline levels। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ रेंज ऑफ सैलिनिटी। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है यूरिथेलाइन। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट, अभी हम यूरिथर्मल पढ़ के आए जो वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं, इसी तरह जो वाइड सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं वो यूरिथेलाइन। और स्टेनोहेलाइन कौन से होते हैं, जो स्मॉल रेंज सैलिनिटी को कैन टॉलरेट, उनको टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका many fresh water animals cannot live for long in sea water and vice versa। कि जो अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म सी वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, और जो सी वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अडेप्टेशन, जो उनकी बॉडी अडेप्टेशन होती है वो अपनी
अकॉर्डिंग, सैलिनिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया होता है. दिस इज अबाउट द temperature and water. In next class we discuss about the light and the soil. Thank you class.